स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग अपना डिस्कस करने वाले हैं कल आपके परीक्षा एप्लीकेशन पर जो आपका लाइव एमपी पटवारी का मॉक टेस्ट हुआ था उसका मैथ्स का पोर्शन। अगर आप लोगों ने कल पटवारी का टेस्ट अटेम्प्ट किया हुआ तो आप लोगों को देखने को मिला होगा कि भाई वही पूरा पैटर्न वही पूरा लेवल जो आपके एज इट इज आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग मैथ्स का पोर्शन देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से मतलब थोड़ा बहुत भी मैथ्स पढ़ा होगा ना तो आप 20 में से करीब 18 से 19 नंबर तक लेके आए होंगे। और आप अगर आप लोग काफी समय से या कुछ समय से मेरे साथ जुड़े हुए होंगे तो यहाँ पर पूरे में से पूरे नंबर भी आप लोगों के आए होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल आपका कि दो संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याओं का अनुपात आपको देखिए रखा है। अब हर एक संख्या में अगर आप 12-12 जोड़ दोगे तो अनुपात आपका ये हो जाएगा। अब ये सेम सवाल मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। ये किताब का सबसे पहला पैटर्न देख लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मान के चलो ये आपका 3x है और यहाँ पर ये आपका 5x है, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर 12 जोड़ दोगे और यहाँ पर आप 12 जोड़ दोगे तो आपको अनुपात कितना मिलेगा, 5/7 यही मिलेगा, ठीक है। 7 और 3 21x प्लस आपका यहाँ पर 12 7 84 बराबर यहाँ पर 5 और 5 25, ठीक है। x प्लस आपका 12 और 5 60 यही होना चाहिए। 21 में से अगर 5 घटाओ 21 में से और 25 को घटाओगे तो यहाँ पर मिलेगा 4x बराबर यहाँ पर आपका 24। तो x बराबर यहाँ पर कितना मिलेगा, 4 से काटोगे 6, मतलब x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी 6। अब यही अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इन दोनों संख्याओं का योग बताओ तो आप बोलोगे सर पहली संख्या 3 के अनुपात में थी दूसरी संख्या 5 के अनुपात में थी, तो दोनों को मिलाकर यहाँ पर आपका 8 और 8 मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है या एक एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 6। तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 8 6 48, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए था। ये तो एक बेसिक तरीका हो गया। बेसिक तरीके से आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर थोड़ा सा शॉर्ट आप चलो कि चाहो तो ऑरली या वर्बली भी अपना आंसर निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, 3 और 5, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और 7। ध्यान से समझना आपको करना क्या है, देखो डिफरेंस देखना आप लोग, ठीक है। वर्बली आंसर कैसे निकालोगे ये देखना, 3 और 5 मतलब 2 का अंतर, 5 और 7 मतलब 2 का अंतर, और ये जो 2 है ना वो किसके बराबर है आपके 12 के। आप बोलोगे 12 कैसे सर, कि भाई आपने दोनों में ऐड किया है ना कुछ तभी तो ये रेशियो बढ़ा है, 3 से 5 हुआ 5 से 7 हुआ, 1 बराबर 6, 1 बराबर 6। यही एक यूनिट की आप लोगों ने अभी बेसिक से वैल्यू निकाली, यही एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आपकी एज इट इज आई। तो 8 बराबर कितना आएगा आपका 48 मतलब 48, ये आपका होना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका पहले सवाल का आंसर। यहाँ पर भी देखोगे ना तो एज इट इज आपको यही मिलेगा। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। अब यहाँ पर क्या है कि भाई एक आर्टिकल का अंकित मूल्य कितना है 840 रुपए, ठीक है। 15% का डिस्काउंट दोगे ये भी ठीक है, फिर आप 19% का लाभ कमाओगे ये भी ठीक है। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य आपका कितना होगा, मतलब आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। देखो कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी थी, कुछ चीजें याद रखनी थी। कैसे कि डिस्काउंट हमेशा आप एमआरपी पर देते हो। डिस्काउंट हमेशा किस पर दोगे, एमआरपी पर। प्रॉफिट हो बेटा या लॉस हो, लाभ हो या हानि हो, हमेशा किस पर देखोगे, कॉस्ट प्राइस पर देखोगे। ये दो पॉइंट आप लोग याद रखना। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पर देखोगे आप, कॉस्ट प्राइस पर देखोगे, ठीक है। अब देखना अगर मैंने बोला जो भी आपकी एमआरपी होगी, जो भी आपकी एमआरपी होगी, ठीक है, जो भी आपकी एमआरपी होगी उसका आप डिस्काउंट दे दो कितना, 15%। 15% मतलब 85% पर आपने इस आर्टिकल को बेचा होगा, तब जाकर आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट हुआ होगा मतलब यहाँ पर जो भी कॉस्ट होगी उसका 19% प्रॉफिट हुआ होगा, मतलब आपने 119% पर आर्टिकल को बेचा होगा, ठीक है। तो एमआरपी, और अगर मैं आपसे बोलूं कॉस्ट प्राइस का आप मुझे रेशियो बताओ तो आप क्या बोलोगे, 119 बटे आपका 85, यही आएगा। परसेंट से परसेंट काट दोगे, ठीक है। 17 से काटोगे ये 7 बार जाएगा, 17 से काटोगे ये 5 बार जाएगा। मतलब एमआरपी अगर आपकी 7 है, एमआरपी अगर आपकी 7 है तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए आपकी, कॉस्ट होनी चाहिए 5। तो एक बात बताना,
ध्यान से समझ के कि भाई यहाँ पर जो 7 है ना ये किसके बराबर है, ये आपकी 840 के बराबर, 840 के बराबर। तो एक बराबर कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 मतलब 12, 120। तो यहाँ पर अगर 120 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 600। ठीक है, 600 मतलब यहाँ पर जो अगर कॉस्ट प्राइस की बात करोगे ना तो यहाँ पर 600 आनी चाहिए। अच्छा, अगर यही सवाल आता है कि भाई बताओ इस सवाल में सेलिंग प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो बेटा आप कुछ नहीं करोगे, आप यहाँ पर 600 का 19% आपको लाभ चाहिए तो 19% निकालोगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 9 9 6 54, 5 कैरी करोगे, 6 कम 6 और 5 आपका 11, यही होगा। तो यहाँ पर 600 रुपए तो आपकी कॉस्ट थी। ठीक है, 600 रुपए तो आपकी कॉस्ट थी, 114 रुपए आपका लाभ था। तो यहाँ पर 714 रुपए आपका सेलिंग प्राइस होना चाहिए था, 714 रुपए आपका सेलिंग प्राइस होना चाहिए था। अगर आपसे वो बोलता है कि आप सेलिंग प्राइस बताओ तो सेलिंग प्राइस आपका ये वाला होता, ये वाला पार्ट आपका सेलिंग प्राइस हो जाता। क्लियर है? आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इस सवाल का अगर यहाँ पर आंसर भी देखोगे ना तो आंसर भी तो आपका 600 ही आएगा, आंसर भी आपका कहीं ना कहीं 600 ही आएगा। तीसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ोगे तो तीसरा सवाल आपका ये हो गया कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा एक आपको इक्वेशन दे दी। इक्वेशन क्या है, 5x माइनस आपका 7, 5x माइनस आपका 7 बटे में आपका 3 प्लस आपका 2। ठीक है, प्लस आपका यहाँ पर बटे में 2, प्लस आपका यहाँ पर बटे में 2 बराबर 4x माइनस 3 बराबर बटे में आपका 4 और प्लस आपका 4x। ये वैल्यू है तो आपको इनकी वैल्यू बतानी है, मतलब एक तरीके से सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालने के बाद आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। बस इतना सा सवाल है। अब थोड़ा सा लॉजिक समझना बेटा, यहां पर करोगे क्या, 5x माइनस 7, ठीक है, यहां पर बटे में आपका 3, ठीक है, प्लस यहां पर कितना आ जाएगा आपका 2 और बराबर में यहां पर कितना मिलेगा आपको 4x माइनस आपका 3 बटे में आपका 4 और यहां पर कितना मिलेगा प्लस का आपका 4x। ठीक है, आपको इनकी वैल्यू बतानी है तो तब बता पाओगे ना जब आपको x की वैल्यू पता होगी। तो क्यों ना हम इन्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि यहाँ पर 5x माइनस आपका 7, 3 दूनी 6 बटे आपका 3 बराबर यहाँ पर कितना आएगा 4x माइनस आपका 3 प्लस आपका 4 और 4 16x, ठीक है, बटे आपका 4। अब एक काम करो, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो मतलब यहाँ पर 4 का और यहाँ पर 3 का, 4 का यहाँ पर करोगे 4 5, अच्छा इन्हें देखोगे ना तो यहाँ पर कितना आएगा 5x माइनस आपका 1, ये आना चाहिए। 4 का मल्टीप्लाई करोगे 5 4 20 x और यहाँ पर आपका माइनस का 4, यही आएगा बराबर। ठीक है, 4 का 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, अच्छा इन्हें सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 16 और 4 आपका 20x माइनस आपका 3, यही होना चाहिए। इन्हें सॉल्व करोगे ना 16 और 4 20 माइनस 3 और 3 का मल्टीप्लाई करो 20 3 60, 60x, ठीक है, 20 और 3 60x माइनस आपका 3 और 3 9, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या किया आप लोगों ने, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या किया आप लोगों ने, ठीक है, तो यहाँ पर 20 और 40, यहाँ पर 40x, ठीक है, 40x और यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 5, माइनस था उसे मैंने हटा दिया क्योंकि माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 में से 4 घटाओगे 5, x बराबर कितना आएगा 1/8, x बराबर कितना आएगा बेटा 1/8। अब यही वैल्यू उठाकर अगर यहाँ पुट करोगे, मतलब कहाँ पुट करना है आपको, यही वैल्यू 8x, 8x की वैल्यू कितनी आपकी 1/8 और प्लस आपकी यहाँ पर 5। तो बेटा एक बात बताओ, 8 से 8 काट दोगे तो 1 प्लस आपको 5 मिलेगा, मतलब यहाँ पर आपका आंसर कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। 6 मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को आप लोग थोड़ा सा देखना, यहाँ पर भी आंसर देखोगे तो x की वैल्यू वही आएगी। इसको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा और कोई दूसरा आपके पास तरीका नहीं है। ठीक है, अगला सवाल। अब ये आप लोगों को अगर याद होगा ना, और आप लोग अगर 12 बजे वाली क्लास को ज्वाइन करते हो मैथ्स के अंधे का सवाल वाली, तो ये सवाल आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं छूटा होगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसे सॉल्व किया होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैंने आप सभी को एक सवाल सॉल्व करवाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो चलो एक बार आप इसे थोड़ा सा ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगे ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा आपका।
अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या देखिए रखा है आपको। अच्छा सबसे पहले ये समझो कि मैंने बोला x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, आप क्या करोगे एक्स स्क्वायर प्लस आपका 1/x² प्लस आपका 2x और यहाँ पर आपका 1/x, इससे ये काट दो, ये वाली वैल्यू निकालोगे तो x² प्लस 1/x² बराबर यहाँ पर कितना आएगा आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, यही अगर सेम आप माइनस के साथ लाना चाहते हो ना, माइनस के साथ लाना चाहते हो तो मैं फाइनल रिजल्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करोगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस आपका 2। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखो, कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना। मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, ध्यान से समझना, x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर आपका 322, बराबर आपका 322। बेटा यहाँ पर अगर आप लोग +2 करते हो तो यहाँ पर भी +2 कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपको 18 का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा x² प्लस 1/x² बराबर आपका 18। अगर बेटा यहाँ पर मैं -2 कर दूंगा, यहाँ पर मैं -2 कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर आपका 4 का होल स्क्वायर। मतलब फाइनल रिजल्ट अगर बात करोगे तो x माइनस 1/x बराबर आपका 4 मिले। इसमें तो कोई परेशानी नहीं। आपको पूछा क्या है, आपको यही तो बताना x माइनस 1/x, तो यही तो है आपका आंसर 4 होगा। यही तो हो जाएगा आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर। इस सवाल का आपका जो करेक्ट आंसर है ना वो 4 होगा। तो ये मेन जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी तरीके से आप क्यूब को भी देख सकते हो। क्यूब को कैसे देखोगे तो ध्यान से समझना, क्योंकि सवाल आजकल बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली ये रिपीट होने लगे हैं। जैसे मैंने बोला x प्लस 1/x का क्यूब बताओ, तो आप बोलोगे क्या a³। अच्छा प्लस का मैं बता देता हूँ, माइनस का आप लोग इसे निकालना। बहुत से बच्चों को पता भी होगा क्योंकि मैं काफी बार करवा चुका हूँ। जो लोग भी नए हो ना, आप लोग एक बार ट्राई करना, ठीक है। a³ प्लस b³ प्लस आपका 3ab और आपका a प्लस b, यही होगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ बेटा इनकी वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे a³ प्लस आपका b³ बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा आपको x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस आपका 3x प्लस आपका 1/x। और सेम इसी तरीके से आपको माइनस का भी निकालना है। x माइनस 1/x का होल क्यूब का फॉर्मूला आप लगाओगे तो यहाँ पर सेम x³ माइनस वाई x³ माइनस अपन 1/x³ की वैल्यू आप फाइंड करना, सेम इसी कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टाइप से आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। और कौन सा सवाल था? अच्छा एक बार स्कोर तो बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या कैसा क्या स्कोर रहा। अब यहाँ पर समझना 15x² प्लस माइनस आपका 26, ठीक है 26 और प्लस आपका 8 बराबर आपका ax प्लस आपका b और यहाँ पर आपका cx प्लस आपका d। a और c आपके दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो बेटा आपको वैल्यू बतानी है किसकी, 2a प्लस आपका b माइनस आपका c माइनस आपका 2d की। अगर ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो आपको इनकी वैल्यू बतानी है। अब वैल्यू बतानी है तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर एक आपको समीकरण देके रखा है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। एक आपको ये वाला समीकरण देके रखा है 15x² माइनस 26x प्लस आपका 8, ठीक है। ax प्लस आपका b और दूसरे कोष्टक में cx प्लस आपका d। अब समीकरण को सॉल्व कैसे करोगे, तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं ध्यान से समझना 15x², ठीक है 15x² माइनस 26x प्लस आपका 8 बराबर आपका 0, ठीक है बराबर आपका 0 ये है। तो एक बात बताओ आपको करना क्या है, 15 × 120 मल्टीप्लाई करो 120 मिले और घटा दो तो 26 मिले। ऐसे दो नंबर बताओ बेटा कि जिनको जिनको मल्टीप्लाई करने पर 120 मिले और घटाने पर इनको 26 मिले। तो मेरी नजर में सबसे पहले मिलेगा मुझे 40, यहाँ पर 30 × 4, 30 × 4
30 × 4, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो 120 और 30 में से 4 घटाओगे तो 26। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 15x² माइनस का 30x प्लस का आपका 4x, घटाओगे तो यहाँ पर 26 ही मिलेगा, और प्लस का आपका यहाँ पर, ठीक है। अच्छा माइनस का ये 26 नहीं, जोड़ने पे 26 चाहिए, जोड़ने पे 26 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जोड़ने पर आपका 26 आए, घटाने पर नहीं, जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना, माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस, और गुणा करने पर आपका, तो यहाँ पर क्यों ना हम लोग अगर 120 को देखें, 120 को देखें तो 20 इंटू आपका 6 यही आएगा, 20 इंटू 6, क्योंकि 20 का 6 में गुणा करोगे 6 दूनी 12, 120 मिलेगा, और 20 को 6 में जोड़ोगे तो आपको 26 मिलेगा। तो इसे थोड़ा सा बदलना, तो यहाँ पर कितना आएगा 15x², ठीक है, माइनस का 20x माइनस का आपका 6x प्लस का आपका 8 बराबर आपका 0, यही होना चाहिए बेटा। तो एक बात बताओ, 5x कॉमन लोगे तो यहाँ पर मिलेगा 3x, ठीक है, माइनस का यहाँ पर कितना मिलेगा 5 4 20 4, ठीक है, माइनस का यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1, तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 2 ले लो 2, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 2 3 6x, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा आपका 3x और माइनस का आपका 4, यही होगा, ठीक है, और बराबर में आपका 0। तो यहाँ पर कितना मिलेगा 5x माइनस 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा 3x माइनस आपका, यहाँ पर क्या होगा 3x माइनस आपका 4 बराबर आपका, बराबर में क्या देखे रखा है, बराबर में देखिए रखा है आपको ax, ठीक है, ठीक है, ax प्लस आपका b, ax प्लस आपका b, और यहाँ पर आपको cx प्लस आपको d। अब ध्यान से समझना, इनका कंपैरिजन इनके साथ करो, इनका कंपैरिजन इनके साथ करो, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि ax बराबर हो जाएगा ax आपका 5x के, ठीक है, 5x के, तो यहाँ पर a बराबर कितना होना चाहिए आपका 5, a बराबर कितना होना चाहिए आपका 5, ठीक है, a बराबर कितना होना चाहिए यहाँ पर 5, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर ध्यान से समझना थोड़ा सा, अगर आप सीक्वेंस इनका सुधारोगे, यहाँ से दोनों की जगह से आप कॉमन क्या लोगे 3x माइनस 4 कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचेगा आपका 5x माइनस आपका 2, अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ax बराबर कितना मिलेगा आपको, ax का अगर इनसे कंपेयर करोगे तो कितना मिलेगा आपको 3x, तो a बराबर कितना मिलेगा आपको 3, फर्क पड़ेगा, इससे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है, इस सीक्वेंस से। b बराबर कितना हो जाएगा -4, b बराबर कितना हो जाएगा आपका -4, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव था यहाँ पर नेगेटिव। c बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर cx, ठीक है, यहाँ पर cx बराबर आपको कितना देके रखा है 5x, तो c बराबर कितना हो जाएगा आपका 5, और यहाँ पर d की वैल्यू मुझे डायरेक्ट बता दो, यहाँ पर कितनी आएगी -2, d की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट बताओगे तो -2 होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई परेशानी, यहाँ तक सभी का आ गया होगा। बस इनके थोड़े से आप फैक्टर बनाना, थोड़े से इनके आप लोग फैक्टर बनाना। तो बेटा करोगे क्या, यहाँ पर देखो 2, a की वैल्यू कितनी है 3, प्लस b की वैल्यू कितनी है -4, c की वैल्यू कितनी है 5, d की वैल्यू कितनी है -2, यही होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 6 -4 -5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 4, यही होना चाहिए। तो बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 में से 5 घटाओगे तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा ना वो 1 बचेगा, और यही सवाल का आपका सही उत्तर होना चाहिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है सीक्वेंस को लेकर, बाकी दूसरी चीजों को लेकर जो मैंने आपको हर एक पॉइंट में क्लियर किया है। अगर कम समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, आप वापस से थोड़ा सा 2 मिनट पीछे जाकर अच्छे से आप लोग इसे और समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी सेम आपका क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, सीक्वेंस ध्यान रखना, सीक्वेंस अगर ऊपर नीचे करोगे आगे पीछे करोगे तो चीजें आपकी गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। सीक्वेंस आप लोग याद रखना, थोड़ा आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। आपको बताना इनमें से कौन सा सत्य है, ये तो सब मिक्स हो गया यार, ये तो सब आपका मिक्स हो गया। छठवां सवाल देखो, मैं सीधा सा आपको बताता हूँ, जो आपके एग्जाम, जब आपके कल मॉक टेस्ट में जो आपको सवाल मिला था वो सवाल क्या था। यहाँ पर आपको देखिए रखा है क्या 11/13, ठीक है, 11/13, 13/14, 13/14 और 15/17, 15/17। आपको इनमें सत्य बताना है, मतलब आपको एक तरीके से इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, या डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरीके से आपको जमाना है।
तो ये ऑप्शन तो खैर सभी एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो चुके हैं, तो इनको आप साइड में हटाकर मैं डायरेक्ट आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ, मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो सबसे पहले बेटा करोगे क्या, इन दोनों का डिफरेंस देखो, दो का इन दोनों का डिफरेंस, एक का इन दोनों का डिफरेंस, दो का, दो एक दो, एलसीएम ले लो, किसका एलसीएम ऑफ एक एंड टू, वन एंड टू, तो कितना मिलेगा आपको, दो ही मिलेगा। बेटा जो एलसीएम आया है ना, इसमें दो से भाग दो, एक बार जाएगा और उस एक का उठाकर यहाँ गुणा कर दो, तो कितना मिलेगा 11। ये 11 ना इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, एक से डिवाइड दो बार जाएगा, दो का उठाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी 26, ठीक है। दो का भाग दो तो यहाँ पर एक बार जाएगा, तो 15 एकम 15, ठीक है, यही आएगा। इस फ्रैक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगा, इस फ्रैक्शन को ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा, और इस फ्रैक्शन को ये नंबर आपका रिप्रेजेंट करेगा। अब सबसे छोटा कौन सा है, 11, मतलब सबसे छोटी भिन्न है आपकी 11/13, ठीक है। इससे बड़ा कौन है, 15, मतलब 15/17, और सबसे बड़ा कौन है, 26, मतलब 13/14। क्या इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ पाए, 11 13, ठीक है, यही होगा 13 14, यहां पर भी इन्होंने यही देके रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन आपको देखिए रखा है ना, इस सॉल्यूशन से क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, बिल्कुल भी नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं करना कि आप दशमलव में चीजों को ले जा रहे हो यहाँ पर, फिर उनका कंपेयर कर रहे हो, भाई इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, आपको यही कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। अगर इस तरीके से दशमलव में चले गए ना, जो किताबों में आपको देखे रखा है, आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका पूरा टाइम इन्हीं कॉन्सेप्ट में चला जाएगा। तो इससे अच्छा है, बेस्ट है कि आप इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा डील करो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, 6 क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से सॉल्व करा दिए। अगला सवाल बहुत खतरनाक सवाल क्या है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, चीजों को और सरलीकृत करना है, मतलब चीजों को और थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो जब भी इस टाइप के सवाल आए, तो पहला जो आपका लॉजिक है वो जानना चाहिए कि चीजों को आप किस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे। पहले आप लोग इसे सॉल्व करो और अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। हालांकि सॉल्यूशन नीचे देके रखा है, लेकिन ध्यान मत देना, सॉल्यूशन आपको किताबों में भी मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। इनको जोड़ दें, दशमलव के बाद सब 3 अंक है, ठीक है, 9 और 5, ठीक है। यहाँ पर एक काम करो, 0.139, ठीक है, यहाँ पर 7.5, 105, यही आएगा, ठीक है। 9 और 5 14, एक कैरी करोगे, 4 और 5 9, ठीक है, कोई कैरी नहीं, 7 और 1 8 और 1 9, ठीक है। और यहाँ पर मिलेगा आपको केवल 2, यही होगा, ठीक है। बेटा यहाँ पर माइनस करना है आपको ये वाला नंबर, लेकिन माइनस से पहले आपको मल्टीप्लाई भी करना है, 2.994, 2.994, और यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई किन का करोगे, 1 पॉइंट, ध्यान से समझना, मैं एक रिजल्ट आपके सामने निकाल रहा हूँ, 1.001, 001, यही आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 11। अभी भूल जाओ कि कहाँ दशमलव लगाए कहाँ नहीं, अभी पहला आपका जो दायित्व, पहला आपका जो धर्म है वो है मल्टीप्लाई करना, तो अपने धर्म को पूरा करो, 11 एकम 11, ठीक है, 0 11 एकम 11, यही होगा मल्टीप्लाई इनका, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, दशमलव काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब इनका जो रिजल्ट आएगा ना वही आएगा 1.1011, ठीक है, ये होना चाहिए। और यहाँ पर बराबर में क्या देखे रखा है आपको, 2 माइनस के, ये देखे रखा है। इसमें तो कोई किसी को परेशानी होनी नहीं चाहिए, घटा दो, तो यहाँ पर 2.994, 1.1011, यही आना चाहिए, यहाँ पर 0 लगा लो, 9 4 3 में से एक जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पर कितना जाएगा 9, 9 में से एक जाएगा 8, और यहाँ पर 1, ठीक है। अब ये 2 में घटाओगे ना, अगर ये 2 में घटा दोगे, अगर ये 2 में घटा दोगे 1.8929 घटा दो, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 1, 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक है, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 8 जाएगा 1, ये होना चाहिए इस सवाल का सही उत्तर, ठीक है। हो सकता है आपका कोई दूसरा तरीका हो इस सवाल को सॉल्व करने का, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने जो किया वही तरीका सही है, क्योंकि ये वो उन टाइप के सवाल हैं जिनमें आपको टाइम बचाना है, तरीका कोई भी हो, आपका हो सकता है कोई दूसरा तरीका हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग बस सही आंसर निकाल लेना और कोशिश करना जितना ज्यादा आप टाइम बचा सकें, ठीक है।
सॉल्यूशन आप लोगों के सामने। अगला आपके 8वें नंबर का सवाल, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के विशिष्ट अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक है, विशिष्ट गुणनखंडों की संख्या बताओ। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखो कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहीं पे देख लो, 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या आपकी होगी ये रही। 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6, यही आपके 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्योंकि इनके बाद एक और अगर नंबर जोड़ोगे, अगर 0.5 भी आप जोड़ते हो तो वो आपकी 6 अंकों की नाम पर 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान देना। ठीक है, अगर मैं इनके प्राइम फैक्टर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इनके प्राइम फैक्टर की बात करूं तो यहाँ पर क्या करोगे आप, किससे डिवाइड दोगे, सबसे पहले प्राइम नंबर, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है ना वो 2 होगा। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो आपका 2 होगा, लेकिन 2 से तो आप इस डिवाइड दे ही नहीं पाओगे यहाँ पर। तो 2 के बाद अगला जो प्राइम नंबर आएगा वो आपका 3 आएगा। तो 3 से क्यों ना हम इसमें डिवाइड दे दें, 3 से डिवाइड दोगे तो 3 3 3 3 3 3 और यहाँ भी 3, फिर 3 से डिवाइड देना तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर मैं फिर 3 से भाग दे दूं तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 3 9 3 7 21 0 3 3 9 3 7 21, यही मिलेगा। अब किससे डिवाइड देना पड़ेगा बेटा, ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं 7 से अगर डिवाइड देता हूँ, क्योंकि 3 के बाद अगला जो प्राइम नंबर आएगा वो आपका 5 आता है। 3 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आएगा वो 5 आएगा, और 5 से इस नंबर में आप डिवाइड नहीं दे सकते। 5 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होगा वो होगा आपका 7। 5 के बाद अगला जो प्राइम नंबर होगा वो होगा 7। 7 से डिवाइड दोगे, 7 5 35, 2 कैरी करोगे, 7 दूनी 14, 6 कैरी करोगे, 7 3 63, 7 1 7, यही होना चाहिए। ठीक है, अब किससे डिवाइड दोगे, 7 से चला गया, 11 से जाएगा, 7 से, अब 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, क्योंकि ये सभी आपके प्राइम नंबर है नहीं। अगला जो प्राइम नंबर आएगा वो आपका 11 आएगा। 11 से चेक करो, 5 और 9 14, 14 में 3 घटाओगे 11, 11 से जा सकता है, मतलब बेटा यहाँ पर कितना मिलेगा, 11 4 44, 6 और 2 8, 11 8 88, 11 1 11, यही होगा 481। अब ये किससे जाएगा, ये जाएगा आपका 13 से, 13 3 39, 13 7, ठीक है। अब ये खुद अपने आप में 37 प्राइम नंबर है, मतलब ये अपने आप में एक बार जाएगा। ये अपने आप में कितनी बार जाएगा, एक बार। अब कैलकुलेट करना, काउंट करो यहाँ पे, 3 कितने आए आपके, आप बोलोगे सर 3 आए, 1 2 3। 7 कितने आए यहाँ पर आपके, आप बोलोगे सर 1 आया, ठीक है। 11 कितने आए यहाँ पर आपके, 1 आए, ठीक है। 13 कितने आए यहाँ पर आपके, 1 आए। 37 कितने आए यहाँ पर आपके, 1 आए। ये टोटल आपके यहाँ पर नंबर थे, ठीक है, टोटल। अच्छा, ऑप्शन तो आपके ऊपर ही निकल गए, ठीक है, ऑप्शन तो आपके यहाँ पर ऊपर ही निकल गए, कोई बात नहीं। तो अब देख लो यहाँ पर कितने फैक्टर होंगे, 1 2 3 4 5 फैक्टर होंगे। तो ऐसे 3 का एक फैक्टर मिलेगा, 7 का एक फैक्टर मिलेगा, 11 का एक फैक्टर मिलेगा, 13 का एक फैक्टर मिलेगा, और 37 का एक फैक्टर मिलेगा। ये सवाल अच्छा था, बहुत सारे बच्चों का गलत होगा ये। आप लोग देख लो किस तरीके से आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। आप ये मत काउंट करना कि सर 3 3 बार आ गया, बेटा 3 फैक्टर एक ही है, ठीक है, तो उसे आप एक ही काउंट करोगे। तो यहाँ पर जो आपका है ना वो आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, कागज की एक आयताकार सीट 88 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को बिना ओवरलैप किए 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक सिलेंडर बनाया गया। सिलेंडर की आपको क्षमता बतानी है, ठीक है। अब ये सवाल मैंने आपको खुद, आप लोग सोचो, ये मैंने आपको कितनी बार सवाल कराया है, कितनी बार, कई बार मैंने ये सवाल आप लोगों को खुद से सॉल्व करवाया है, और यही सेम सवाल कल आपके टेस्ट में आ गया। अब ये अगर किसी का गलत हुआ फिर मैं बताता हूँ उसे। ये आपकी कोई कागज की सीट थी जो 88 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के डायमेंशन पर थी। इस सीट को उठाकर आपने एक बेलन बनाया बेटा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपने कोई बेलन बना दिया जिसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इस बेलन की अगर सरकमफ्रेंस की बात करोगे ना, ये सरकमफ्रेंस आपका 2 पाई आर होगा। कितना, 2 पाई मतलब 22/7। आर आपको निकालना है जिसकी सरकमफ्रेंस आपको देखिए रखी कितनी, 88। 22 दूनी 44, तो 7 दूनी 14, ये होना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं का आपको वॉल्यूम बताना है, इन्हीं का आपको यहाँ पर वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम कैसे बताओगे, पाई
आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पर 14 मल्टीप्लाइड बाई आपका 14 स्क्वायर एच दे के रखा है 10। तो बेटा यहाँ पर 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, ठीक है। 11 को यहाँ पर सेव करो तो यहाँ पर 11 दूनी 22, ठीक है। 14 दूनी 28, दूनी 56, 56 56 और 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6, ठीक है। 6 और 5 11, 1 कैरी करोगे 6, ये आना चाहिए। लेकिन याद रखना यूनिट का खेल है, यहाँ पर यूनिट देके रखी आपको सेंटीमीटर में, ठीक है। यूनिट देके रखी आपको सेंटीमीटर में। बेटा आपको यूनिट लेके जानी है लीटर में, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेंटीमीटर से लीटर में कन्वर्ट करोगे ना तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 1000 से आपको फिर डिवाइड भी देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर देखोगे तो आपको पता है 1 लीटर मतलब 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। यूनिट का कन्वर्जन है, इसे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये वाला पार्ट थोड़ा सा समझना कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अगला सवाल, बहुत खतरनाक सवाल, सवाल नंबर 10। सबका सही होना चाहिए, इतना खतरनाक, किसी का भी गलत हुआ तो समझ लेना ये सवाल नंबर लेके चला गया आपके, इतना खतरनाक। देखो ये कुछ नंबर आपको देखे रखे, इनका आपको परास पता होना चाहिए, बहुलक पता होना चाहिए, माध्यिका पता होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों का आपको निकालना है माध्य, इन तीनों का आपको निकालना है माध्य। अब आप खुद देखो, मीन, मीडियन, मोड और आपकी रेंज, मैंने कितनी बार आपको बताई है। एवरेज को ही आप मीन बोलते हो, माध्य बोलते हो। मीडियन मतलब व्यवस्थित क्रम में जमा लेना, जो नंबर बीच का हो वही आपकी माध्यिका है। मोड मतलब सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी हो वही नंबर आपका मोड है। रेंज मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर जो भी है उनका अंतर बता देना, वही आपकी परास है, वही आपकी सीमा है, वही आपकी रेंज है। तो अब ध्यान से समझना, आप लोग ध्यान से समझना। सबसे पहले इनको व्यवस्थित क्रम में जमाओ। सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा? 1 2 3। अच्छा 3 से पहले ये 2 भी है, 2 के पहले कोई, ठीक है। 4 कितनी बार है? 1 2 3, 4 है 3 बार, ठीक है। 4 हो गया। 4 के बाद 5 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। 5 के बाद 6 भी आएगा, 5 के बाद 6 भी आएगा। 6 के बाद कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। 7 है क्या? नहीं है। 8 है? बिल्कुल है। 8 एक बार है। 9 है? बिल्कुल है। एक बार है, 2 बार है, ठीक है। एक बार है और आपका 2 बार। 9 के बाद 10 आएगा क्या? 10 आएगा, बिल्कुल आएगा। 10 एक बार है, ठीक है। 10 के बाद 11 है क्या? बिल्कुल है, एक बार है। 11 के बाद 15 हो जाएगा, 15 के बाद 19 हो जाएगा, 15 के बाद 19। क्या कोई नंबर आप लोगों ने छोड़ा? कोई नंबर नहीं छोड़ा, ठीक है, कोई नंबर नहीं छोड़ा। अब ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं कि इनका परास क्या है, इनकी रेंज क्या है। रेंज मतलब सबसे बड़ा नंबर है 19, सबसे छोटा नंबर है 2, इन दोनों का अंतर आएगा 17 और यही इसकी रेंज हो जाएगी, यही उसकी रेंज हो जाएगी। क्या इतना आपको समझ में आया? बेटा आपको बताना इसका बहुलक मोड, सबसे ज्यादा नंबर। मोड मतलब इस सीरीज के अंदर जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार हो वही आपका मोड होगा, मतलब जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार हो। बारंबारता सबसे ज्यादा बार किनकी होगी? 4 की, तो 4 ही इसका मोड हो जाएगा। बहुत आसान है। माध्यिका, बीच का टर्म ढूंढो, मतलब जितना इधर जाओगे उतना ही इधर जाओगे, तो बीच का टर्म कैसे ढूंढोगे? यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर आएगा 1 2, यहाँ पर आएगा 1 2, ठीक है। बचेगा कौन सा? ये 6, यही हो जाएगी इसकी मीडियन, यही हो जाएगी इसकी मीडियन। कि यहाँ पर किसी को परेशानी, ठीक है, यहाँ पर किसी को परेशानी। अब इनका माध्य बताना है यार। माध्य फिर ऑप्शन तो आपको अलग कुछ देखे रखे हैं कि ऑप्शन, अगर इनका माध्य बताओगे मतलब इनका एवरेज बताओगे, ठीक है। अच्छा एवरेज बताना, तो यहाँ पर 6 और 4 10, 10 और 10 20 7 27, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज बताओ। 7 4 11 और 6 आपका 27, किससे भाग दोगे? 1 2 3 से भाग दोगे, तो यहाँ पर कितना आएगा? 9। ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। एक ही सवाल में चारों चीजें आपसे पूछ ली, आप मीन भी बताओ, आप मीडियन भी बताओ, आप रेंज भी बताओ, आप मोड भी बताओ, ठीक है। जब इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो एक भी सवाल आपका मेन एग्जाम में गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट का आपका रिवीजन किया जा रहा है, हर एक पॉइंट का।
आपको सवालों में एक नहीं सारी चीजें बतानी है। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल है, तो यहाँ पर आपका आंसर नो। अगला, एक महिला और उसकी पुत्री का एवरेज आपको देखिए रखा है कितना 27, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात आपको देखे रखा है 5:1। तो आपको बेटा बताना क्या है, 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। थर्ड क्लास सवाल, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका ये गलत हुआ होगा। अगर गलत हुआ है तो सवाल थर्ड क्लास नहीं, बच्चे की पढ़ाई थर्ड क्लास। ध्यान से समझना कैसे, महिला और पुत्री का एवरेज मतलब ये फीमेल है, ठीक है, और इनकी डॉटर है, ठीक है। इनका एवरेज कितना है 21, तो डबल कर दोगे तो 42 आएगा। इनकी आयु का अनुपात कितना है 5 और 1 6, और 6 बराबर यहाँ पर 42 आपको देखे रखा था। 1 बराबर 7, मतलब महिला की उम्र कितनी हो जाएगी 7 और 5 35। डॉटर की उम्र कितनी हो जाएगी 7 एकम 7। बेटा एक बात बताना, 5 साल बाद ये कितने की हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे 12 और ये हो जाएंगे 40। अनुपात बताओगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, 10 और 3 आएगा। 10 और 3 आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर है, तो यहां तक चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पर आंसर भी कितना आएगा 10 और 3। अब ये देखो भाई साहब, एक और थर्ड क्लास सवाल, लेवल यही रहेगा, बात थर्ड क्लास की नहीं है, बात ये है कि आपके एग्जाम का लेवल यही है और आप लोग मेरे साथ जुड़कर बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करके आए हो, तो ये अब आपको थर्ड क्लास ही लगेंगे। आपकी गलती नहीं है, आपकी तारीफ है, गलती नहीं है, आपकी तारीफ है इसमें कि आपका लेवल बहुत बढ़ चुका है, ताकि ये सवाल आप लोगों को अब थर्ड क्लास लगने लगे। पहले आप लोगों का ये लेवल यही था, अब आप लोगों का लेवल बढ़ गया, ठीक है। देखो 120 का 25%, मैं डायरेक्ट पूछूंगा 25% का मुझे फ्रैक्शन बताओ, आपके मुंह से निकलेगा 1/4। कैसे, नए बच्चे समझना, 25/100, ठीक है। मैं बोलूंगा 380 का 40% बताओ, तो आप बोलोगे 2/5। नए बच्चे समझना 40/100 मतलब 20/2/5। तो यहाँ पर कितना आएगा 637 का ये निकालना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, 4 से काटोगे 4 3 12, ठीक है। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 30 प्लस 8 4 32, 32 मतलब 3 कैरी करोगे, 4 3 12 और 3 आपका 15। तो इनको अगर जोड़ दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 182, ठीक है। 182 बराबर यहाँ पर आपका 637 यही होना चाहिए कई, ठीक है। 637 यार, ये तो जाएगा ही नहीं फिर आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड भी देते हो तो यहाँ पर 182 आएगा, 182 और 637 आएगा, ये आएगा 182 और आपका 637, ठीक है। 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 7 से काटो, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 6 42, ठीक है। 7 9 63, 7 एकम 7, 13 से काटोगे 13 दूनी 26, 13 7 91, ये होना चाहिए 2/7। 2/7 मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 2/7 आना चाहिए, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपका क्या होना चाहिए 2/7 आना चाहिए, 2/7। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें, ठीक है। 2/7 थोड़ा सा आपको चीजों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़े, यहाँ पर भी आंसर देखोगे तो आपका 2/7 ही हो। चलो अगला सवाल 13, किसी वस्तु को 69 में बेचोगे तो 8% का आपको नुकसान हो जाएगा, अगर यही आप 78 में बेचोगे तो आपको कितने रुपए का लाभ होगा या हानि होगा, ये परसेंटेज आपको बताना है, या फिर नो पर प्रॉफिट नो लॉस होगा। एक बात थोड़े ध्यान से समझना, जो भी कॉस्ट होगी, ठीक है, जो भी आपकी कॉस्ट होगी, जो भी कॉस्ट प्राइस होगी उसका 8% अगर आपको नुकसान हो जाएगा, मतलब 92 पर आपने बेचा होगा, तब जाकर आपको यहाँ पर कितना मिलेगा 69 रुपए, ठीक है। 23 से काटोगे कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। 23 से काटोगे 3 बार जाएगा, 4 से काटोगे 25 बार जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस बराबर यहाँ पर 25 3 75 आएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, 25 में खरीदा और 75 में खरीदा, 78 में बेच दिया,
क्या होगा बेटा, 3 रुपए का आपको लाभ हो जाएगा, किस पर हो जाएगा, 75 पर, मल्टीप्लाइड बाई आपका 100। 25 से काटोगे 25 3 75, 25 से काटोगे 25 4 100, 3 से काटोगे 3, तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 4% मिलेगा। ठीक है, 4% का लाभ होना चाहिए, पहला ही सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर। हानि पर टिक मत लगा देना, हानि नहीं होगी, क्योंकि 75 में खरीदना है, 78 में बेचना है, मतलब लाभ होगा। ठीक है, प्रॉफिट आपका होना चाहिए। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। अब ये देखो, अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पर मेरी क्लास के साथ जुड़े हुए हो ना, तो ये सवाल आप लोगों से गलत नहीं हुआ होगा। ये तो यहाँ पर कैलकुलेशन देखो, त्रैमासिक, भाई हम लोगों ने 5 महीने 8 महीने एक भी महीना नहीं छोड़ा, हर महीने की हम लोगों ने अपने कैलकुलेशन करके देख ली अपने कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब यहाँ पर समझो, प्रिंसिपल दर्शित 9 त्रैमासिक रूप से संयोजित है आपको ब्याज की, यहाँ पर है क्या आपका प्रिंसिपल 12,000 रुपए। ठीक है, 12,000 रुपए है आपका। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, दर पर 9 त्रैमासिक रूप से संयोजित आपकी 9 त्रैमासिक रूप से संयोजित आपके चक्रवर्ती ब्याज आपको बतानी है यहाँ पर कितनी होगी। यार एक बात बताओ, ध्यान से समझना, जैसे मैंने बोला आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, प्रिंसिपल कितना देके रखा है आपको, प्रिंसिपल कितना है आपका 12,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 20%। ठीक है, टाइम कितना देके रखा है आपको, 9 त्रैमासिक, मतलब एक तरीके से अगर हर 3-3 महीने पर आप अपनी कैलकुलेशन करोगे, हर 3-3 महीने पर अपनी कैलकुलेशन करोगे, तो एक साल में 12 महीने मतलब 4 बार कैलकुलेशन की होगी, तो आपने 36 महीने मतलब 3 साल की कैलकुलेशन की होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर 4 से भाग दे दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 5%। ये है सारी कहानी। अब ब्याज की जो वार्षिक दर है ना, वो आपकी 5% है, टाइम है आपका 3 साल। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे देखो 9 महीने में, ठीक है, ऐसे देखो 9 महीने का आपको ब्याज देना है और हर 3-3 महीने में देना है, तो टोटल कितनी बार आपने, 4 बार, मतलब 9 4 36 महीने तक आपने ब्याज दिया होगा। एक साल में आपको देखे रखा है ना 20% प्रति वर्ष, मतलब एक साल में अगर 20% है तो हर 3-3 महीने में मतलब 4 बार आपने ब्याज दिया होगा, मतलब 5% आपकी फिर रेट रही होगी। पहले साल कितना, 12 पंजे 60, मतलब 600, फिर 600। ठीक है, फिर 5 6 5 30, 630, इनका भी 30। ठीक है, और इनका भी 5%, मतलब 5 3 15, 1.5, इन सबको उठाकर जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, 6 3 18। ठीक है, 1890.1891 आपका 5, ये आपका आना चाहिए, 1891.5 आपका 5, मतलब ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किताब के सॉल्यूशन पर मत जाना, किताब के सॉल्यूशन पर आप लोग मत जाना। ठीक है, अगला सवाल। अब ये तो उससे भी ज्यादा थर्ड क्लास सवाल कि एबीसी 30 दिन में काम पूरा करेंगे, एबीसी 30 दिन में पूरा काम करेंगे और ए और बी मिलकर 50 दिन में पूरा काम करेंगे, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा। एक बात बताओ, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 30 × 50। ठीक है, रेट कितनी आ जाएगी, 50 और 30। ठीक है, डिफरेंस निकालोगे तो सी की रेट कितनी आएगी आपकी 20, यही होगा। 20 से भाग दे दो, 0 से 0 काटोगे, 2 से काटोगे 15, 15 5 75 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलो अगला सवाल। दो संपूरक कोण, आपके 2 और 3 है। देखो दो कोण होते हैं, एक तो पूरक कोण होता है और एक संपूरक कोण होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और आपका सप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा और संपूरक कोण हमेशा आपका 180 डिग्री का होगा। ऐसे समझना, राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा आपका ये पूरक कोण होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, और स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा आपका सप्लीमेंट्री होता है, मतलब संपूरक। ये 90 का तो ये 180 का, और यहाँ पर आपको देखिए रखा है संपूरक, मतलब 2 और 3 का जो अनुपात है ना, मिलाकर 5 होगा, ये आपके 180 के बराबर होगा। 1 बराबर 36 के बराबर होगा, 1 बराबर 36 तो 2 बराबर 36 दूनी 72, 3 बराबर 108। ठीक है, 72 और 108, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का
करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगला 80 छात्र और 10 संसाधन व्यक्तियों की कार्यशाला में कार्यशाला के अंत में मिठाई विस्तृत की गई है। प्रत्येक छात्र को मिठाई बांटने के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की संख्या का 30% है। ठीक है, यदि प्रत्येक संस्था व्यक्ति के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 40% है, तो आपको बतानी है कि कार्यशाला में मिठाई पर कितना खर्चा हुआ, मिठाई पर कितना खर्चा हुआ है। देखो अब ये ना लैंग्वेज वाला सवाल है, अब चाहे ये वाले सॉल्यूशन को ही देख लो, क्योंकि एज इट इज आपको यही सॉल्व करना है। एक लाइन पढ़ो और एक लाइन को सॉल्व करो। जैसे इन्होंने बोला 80 छात्रों और 10 संसाधन व्यक्ति वाली कार्यशाला, टोटल कितने हो जाएंगे आपके 90, टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर 90। ठीक है, मिठाई विस्तृत की गई। ठीक है, प्रत्येक मिठाई पर खर्च की गई राशि छात्रों का 30% है। छात्रों कितने हैं 80, 80 का 30% निकालोगे यहाँ पर 24। ठीक है, और यहाँ पर खर्च की गई राशि, कुल खर्च की गई राशि का आपका कितना हो जाएगा 30%। अब एक बात बताओ, टोटल खर्चा कितना करोगे 24 रुपए, कितने लोगों पर 80 लोगों पर, तो टोटल यहाँ पर टोटल खर्चा हो जाएगा आपका 1920 रुपए। यहाँ पर कितना खर्चा हो जाएगा 1920 रुपए। अब यहाँ पर अगर देखोगे 80 का 40% कितना आएगा आपका, 80 का बोला है ना 40% खर्च किए कुल छात्र कितने आपके 80 का 40% 32 रुपए, और 10 संसाधन वाले व्यक्ति थे, इनका टोटल 320, तो टोटल आपका खर्चा कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 2240। ये लैंग्वेज वाला सवाल है, आपको भी इसी तरीके से ही सॉल्व करना था, मतलब थोड़ा सा पढ़ते जाओगे और उसे थोड़ा सा सॉल्व करते जाओगे। एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 65, 72 और 97 है। ट्राइंगल के डायमेंशन आपको दे दिए, आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, जिसकी भुजाएं आपकी 5:13 के अनुपात में। तो आपको बताना पार्क का यहाँ पर आपको बताना है कि परिमाप क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखो 65, 72, 65, 72, 97, ये आपका एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल है, एक तरीके से आपका राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट है। इनका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे 1/2। सबसे बड़ी भुजा आपकी कौन सी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस कर्ण, इसे हटा दो तो यहाँ पर 65 और यहाँ पर आपका 72 बराबर आयताकार क्षेत्र के बराबर हो जाएगा, मतलब 5x मल्टीप्लाइड बाई आपका 13x। ठीक है, 13 से काटोगे 13 5 65, 2 से काटोगे 36, ठीक है, 5 से काटोगे 5, x बराबर कितना आएगा 6, x बराबर आएगा 6। परिमाप बताना है तो यहाँ पर कितना आएगा 13 6 18, 18 दूनी 36, 36 इंटू 6। ठीक है, 36 इंटू आपका 6, 6 से 36, 216 आना चाहिए, 216 आना चाहिए, 216 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। फिर से समझो, ट्रिपलेट्स आपको जो डायमेंशन जो आपको देखे रखे वो आपके राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हो 1/2 बेस इंटू हाइट। ये एरिया आपके बराबर है आयत के क्षेत्रफल के, जिसकी भुजाएं आपको 5 13 देके रखी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना है आयताकार पार्क का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप आप बता दोगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखोगे तो इतना लंबा चौड़ा जो सॉल्यूशन है वो आपका 216 लेके आएगा। चलो अब यहाँ पर क्या देखिए रखा है, आपको कुछ नंबर दे दिए 2 3 4 5, 2x 2 + 5k 5k - 7 2k - 3 और k + 2 बार आई। ठीक है, संख्याओं का औसत आपका कितना देखिए रखा है यहाँ पर 2.85। बाद में सभी संख्याओं में 2 और क्या प्रतिस्थापित किया गया, नई संख्याओं का औसत क्या होगा। यार एक बात बताना, ध्यान से समझना, इसे ना इस तरीके से समझो, यहाँ पर इसे इस तरीके से समझो। जैसे मैंने बोला कि संख्या कौन कौन सी थी आपकी, संख्या कौन कौन सी थी, सबसे पहले ये वाली संख्या थी। ठीक है, दूसरी संख्या आपकी ये वाली थी, तीसरी संख्या आपकी ये वाली, तीसरी संख्या ये वाली, और इन सबका एवरेज आपका ये है, मतलब टोटल संख्या। एवरेज कैसे निकालते हो, सम बटे आपका टोटल नंबर। तो इन संख्याओं का आपने इस तरीके से एवरेज निकाला, तो यहाँ से आपने k की वैल्यू निकाली, यहाँ से आपने k की वैल्यू निकाली, और k की वैल्यू निकालने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर पुट करोगे तो आपको ये संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल संख्याएं मिल जाएंगी। फिर आपने क्या बोला, जब दो को 6 और 12 में 4 की वृद्धि हो जाती है तो वेतन में वृद्धि कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल 48। ठीक है, तो यहाँ पर औसत जो वृद्धि है ना वो 2.4 हो जाएगी, औसत जो वृद्धि है 2.4 हो जाएगी, तो अंतिम जो आपका औसत है वो 5.25 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सवालों को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे सवालों को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़े। चलो यहाँ पर ये आपका लास्ट सवाल, एक बॉक्स में 8 लाल 7 नीली
और 6 आपकी हरी गेंदें हैं। टोटल कितनी गेंदें हो गई? 8 6 14, 14 और 7 आपका 21। टोटल यहाँ पर कितनी गेंदें हो गई आपकी? 21। ठीक है, एक गेंद इनमें से निकाल दो, ना तो वो लाल है, ठीक है, और ना ही आपकी हरी है। यहाँ पर अगर देखोगे ना तो वो आपकी लाल है और ना ही आपकी हरी है। तो एक बात बताओ, ना लाल है ना हरी है, तो कौन सी होनी चाहिए? लाल भी नहीं होनी चाहिए, हरी भी नहीं होनी चाहिए, तो नीली हो जाएगी। मतलब 21 गेंदों में से 7 गेंदें या फिर आपका 1/3। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर ये पूरे आपके सवाल 20 जो आपके कल लाइव मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिले, जिनका आपको पूरा मैंने सॉल्यूशन बताया। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैथ्स में आप लोग के कितने में से कितने आए। टोटल मार्क्स आपको बताना 20 में से आपके कितने सही थे। वैसे तो हर एक क्वेश्चन, हाँ कुछ क्वेश्चन थे जिनका सॉल्यूशन वही था जो यहाँ पर आपको देखे रखा है, तो उन्हें मैंने थोड़ा डायरेक्ट आपको बता दिया कि यहाँ पर ये स्टेप के बाद आपको ये स्टेप को फॉलो करना है। चलो क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। क्लास को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।